सभी व्यूवर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे चार्ल्स लैम्ब के एक निबंध ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन की। चार्ल्स लैम्ब का यह एस्से सभी के लिए, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें लैम्ब बताता है कि अपने मनपसंद कार्य को करने से कितना आनंद प्राप्त होता है। अपने इंटरेस्टेड वर्क को करते समय हम उबन महसूस नहीं करते, बल्कि दोगुनी शक्ति के साथ उसको करते हैं। अपने स्कूल के दिनों की याद में चार्ल्स लैम्ब इस निबंध में सराबोर नजर आता है। चार्ल्स लैम्ब व्यक्तिगत और आत्मकथात्मक निबंधों का उच्च स्तर का निबंधकार है। यही कार्य वह ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन निबंध में भी करता है। इस निबंध में उसने अपने दिल और दिमाग को अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। निसंदेह यह लैम्ब का अत्यंत दुर्लभ गुण है। यह अत्यंत गंभीर और विचार प्रधान निबंध है। सर्वप्रथम वह एलिया के रूप में अपनी पहचान बताता है और फिर वह हमें साउथ सी हाउस में अपने कार्य के बारे में बताता है। उसका मत था कि कार्यालय में कार्यशील समय उसके साहित्य लेखन के लिए एक आराम का समय था, जो कि वह कार्यालय से घर जाकर शुरू करता था। जिस समय वह अपने क्लर्क के कार्य से शाम के समय साहित्यिक कार्य शुरू करता था, उसमें हमेशा यही भावना आती थी कि अब वह अपनी उन्नति के शिखर बिंदु तक पहुंच गया। तो शुरू करते हैं। लैम्ब सोचता है कि पाठक इस निबंध के अंत में इलिया का नाम देखकर चकित हुआ होगा। अपने पिछले निबंध साउथ सी हाउस में लैम्ब ने कुछ सनकी क्लर्कों के चरित्र का वर्णन किया था, जो एक बड़े व्यापारिक हाउस में कार्य किया करते थे। लैम्ब कहता है कि पाठक ने यह जान लिया होगा कि उस निबंध का लेखक भी उनमें से एक क्लर्क था। ये लैम्ब एक क्लर्क का कार्य करता था। लैम्ब स्वीकार करता है कि वह पहले साउथ सी हाउस में क्लर्क रहा था। वह कहता है कि वह ऑफिस में अपने कार्य करने के समय को एक प्रकार का विश्राम मानता था। कार्यालय समाप्त होने के पश्चात वह शाम को अपने साहित्यिक कार्य के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार पाता था। वह महसूस करता था कि उसकी पदोन्नति हो चुकी है। वहाँ लैम्ब छुट्टियों की समाप्ति पर दुखी होता है, जो नौकरी वालों के लिए राहत तथा सांत्वना लाती है। वह दुखी होता है रेड लेटर डेज यानी छुट्टी के दिन अब डेड लेटर डेज कार्य के दिनों में परिवर्तित हो गए हैं। लैम्ब याद करता है कि जब वह क्राइस्ट हॉस्पिटल में विद्यार्थी था तो कुछ निश्चित दिन, जैसे पॉल, स्टीफन, बारनबास, एंड्रू, जॉन तथा साइमन जैसे संतों की याद में मनाए जाते थे। संत साइमन तथा जूड के त्योहार एक ही दिन मनाए जाते थे, ताकि केवल एक छुट्टी का दिन दोनों संतों की याद में मनाया जा सके। एक ही दिन दो छुट्टियों का मनाया जाना लैम्ब को कभी पसंद नहीं था, क्योंकि एक ही दिन दो छुट्टियों को मनाने की यह प्रथा उसे एक छुट्टी के आनंद से वंचित कर देती थी। जब लैम्ब विद्यार्थी था तो वह अपनी उंगलियों की टिप्स पर त्योहारों तथा छुट्टियों की लिस्ट रखा करता था, लेकिन बाद के जीवन में वह गिरजे के त्योहारों के प्रति एक नास्तिक की तरह अनभिज्ञ हो गया था। दो संतों के त्योहार एक ही दिन मनाए जाते थे ताकि केवल एक छुट्टी का दिन मनाया जाए। अतः लैम्ब छुट्टी की लिस्ट को छोटा किया जाने पर अत्यंत दुखी था। लैम्ब सोचता है कि इस प्रकार की कोई प्रथा शुरू करने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों को कम से कम बिशपों तथा अन्य चर्च के अधिकारियों से सलाह अवश्य कर लेनी चाहिए थी। एक साधारण व्यक्ति होने के कारण उसका इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं था। लैम्ब तब कहता है कि कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में से किसी एक में कुछ फालतू हफ्ते व्यतीत करना उसको आनंद प्रदान करता था। उसकी स्वयं की युवावस्था शिक्षण पान से वंचित कर दी गई थी। वह भाग्यशाली था क्योंकि उसकी छुट्टियां ठीक विश्वविद्यालयों की छुट्टियों के साथ पड़ती थी। छुट्टी के दौरान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का भ्रमण उसको एहसास कराता था
कि यदि उसे विश्वविद्यालय में दाखिला करा दिया गया होता तो उसका जीवन कुछ अलग होता। विश्वविद्यालयों में घूमते समय वह विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी महसूस करता था। वह स्वयं की एक साइजर अथवा सर्विटर अथवा धनी विद्यार्थी के रूप में कल्पना करता था। गंभीरता के क्षणों में वह स्वयं को एक मास्टर ऑफ आर्ट समझता था। कभी कभी परिचायक तथा अधेड़ उम्र की औरतें जो वहां निवास करने वाले विद्यार्थियों के कमरों की देखभाल करती थीं, गलती से उसको विद्यार्थी अथवा विद्वान समझ लेती थी। वह क्राइस्ट चर्च के कैथेड्रल में डॉक्टर ऑफ डिविनाट के रूप में समझे जाने पर संतुष्ट था। यहाँ लैम्ब छुट्टियों के दौरान ऑक्सफोर्ड में अपने भ्रमण का वर्णन करता है। सुहावना भ्रमण केवल उसके लिए प्रतीत होता था। वह क्राइस्ट चर्च के लंबे पेड़ों तथा मैगडेलन कॉलेज के कुंजों के मध्य स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। जब विश्वविद्यालय बंद हो जाता था तो कमरे उजाड़ हो जाते थे। वे किसी भी व्यक्ति को सभी कमरों में झांकने तथा किसी भी परोपकारी की तस्वीर के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आमंत्रित करते थे, जिन्होंने कॉलेज की स्थापना तथा फर्नीचर के लिए काफी धन दान किया था। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से भंडार कक्ष तथा बर्तन आदि साफ करने के कमरों की एक झलक प्राप्त कर सकता था, जो पुराने दिनों के अतिथि सत्कार की याद दिलाते थे। काफी बड़ी रसोइयां थीं जिनके अंदर ओवन थे। यहाँ तक कि तुच्छ रसोई का नौकर तथा विशेषकर बावर्ची लैम्ब की नज़रों में एक निश्चित सम्मान रखते थे। फिर लैम्ब पुराने समय का वर्णन करते हुए कहता है कि यह कुछ भी नहीं है परंतु सब कुछ है। जो आज प्राचीनता कहलाती है उसके लिए भी कोई प्राचीनता रही होगी। अतीत की तरफ से पीछे मुड़कर देखना लोगों की प्रवृत्ति है। वर्तमान लोगों के लिए अतीत एक आकर्षण होता है। यद्यपि पुराने समय के लोग अपने समय को अरुचिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शक्तिशाली भविष्य सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, अतीत कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। पुराने दिनों में कुछ भी नया नहीं था। सूर्य तब भी निकलता था तथा उसी तरह से चमकता था जैसे कि आज चमकता तथा मनुष्य सूर्य का उसी तरह से प्रयोग किया करता था जैसे कि आज करता है। लैम्ब पूछता है, तब क्यों पुराने समय के लोग अपने अतीत को पश्चाताप की दृष्टि से देखते थे? ज्ञान की तथा नष्ट होती हुई किताबों की अलमारी में बने खाने उसको किसी अन्य चीज की अपेक्षा अधिक संतुष्ट तथा आराम प्रदान करते थे। लैम्ब ऑक्सफोर्ड में प्रसिद्ध वाडलियन लाइब्रेरी के अंदर होने पर स्वयं को आनंदित महसूस करता। उसे प्रतीत होता है जैसे मृत लेखकों की आत्माएं वाडलियन लाइब्रेरी की अलमारियों के खानों पर आराम कर रही हैं। वह इन किताबों को स्पर्श करता था। इनके पन्ने पलटना पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से वह मृत लेखकों की आत्माओं के पवित्र आराम में विघ्न डाल देगा। पुरानी तथा कीड़ों द्वारा खाई गई किताबों की बासी दुर्गंध उसके नथुनों के लिए उतनी ही मधुर सुगंध होती है जितनी ईडन गार्डन में लगे सेब के वृक्ष की गंध एडम को मधुर लगती थी। ये ईडन गार्डन का एग्जाम्पल लिया गया है बाइबल से, जिसमें एडम और ईव ने वो फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया था। लैम्ब कहता है कि उसको हस्तलिपियों का गहराई से अवलोकन करने की कोई जिज्ञासा नहीं है। इस प्रकार के मामले केवल पॉर्सन तथा डायर जैसे ऊंचे स्तर के विद्वानों को प्रलोभित कर सकते हैं। जॉर्ज डायर इतने परिश्रम से किताबों में तल्लीन हुआ है कि वह स्वयं एक किताब के रूप में हो गया है। वह स्कैपुला की लैक्सिकन के एक बड़े भाग के रूप में माना जा सकता है। स्कैपुला 16वीं शताब्दी का एक जर्मन कोश रचनाकार था। जॉर्ज अपना अधिकतर समय ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज की यात्राओं में व्यतीत करता है। इन दोनों विश्वविद्यालयों में जाने तथा वापस आने की अपनी यात्राओं में वह बहुत अधिक धन व्यय कर चुका है। क्लिफर्ड, जहां वह खतरनाक सर्पों के मध्य एक सज्जन प्राणी की तरह है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह केवल एक निराकार अस्तित्व रखता है, जैसे कि कोई विचार स्वयं होता है, तथा इसलिए कोई भी जॉर्ज डायर के प्रति
कभी हिंसा की नहीं सोच सकता है। जॉर्ज डायर ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज दोनों विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी जिज्ञासु मामलों की छानबीन में कई साल से जुड़ा रहा है। वह इन दिनों विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित कई विवादित विचारों को सुलझाने की आशा करता है। जिस उत्साह के साथ वह इस छानबीन को जारी रखे हुए है, उसमें कॉलेजों के अध्यक्षों तथा इन दोनों विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारीगणों ने कोई सहयोग नहीं किया है। वे इसके प्रति पूर्ण रूप में उदासीन हैं। अधिकारीगण तथा कॉलेज अध्यक्ष केवल अपनी आय से रुचि रखते हैं, जो वे विश्वविद्यालय के जमा धन से प्राप्त करते हैं। उन्हें इस प्रकार के शोधार्थी की कोई परवाह नहीं है। लैम्ब जॉर्ज डायर का सबसे अधिक सुनिश्चित व्यक्ति के रूप में वर्णन करता है। वह इतना सुनिश्चित था कि एक दिन उसने उसी घर में दोबारा पुकारा जहां उसे पहले ही बता दिया गया था कि घर के मालिक बाहर गए हुए थे तथा कम से कम एक हफ्ते तक अपेक्षा नहीं की गई थी कि वो लोग लौटकर आएंगे। वह पहले ही आगंतुक पुस्तक में अपना नाम लिख चुका था, लेकिन अपनी दूसरी विजिट के दौरान दोबारा पेन तथा इंक के लिए कहा। उसे यह देखकर शर्मिंदगी हुई कि वहाँ लिखा गया पिछला नाम उसी का था, यहाँ तक कि जिसकी स्याही भी अभी पूर्ण रूप से नहीं सूखी थी। उसने भविष्य में ऐसी गलती दूर करने की प्रतिज्ञा की। यहाँ चार्ल्स लैम्ब जॉर्ज डायर के चिंतनशील स्वभाव का वर्णन करता है। जब वह शरीर से अनुपस्थित होता है तो वह ईश्वर की संगत में पाया जाता है। यहाँ तक कि वह लंबी जान पहचान वाले व्यक्ति के पास आने से भी चौंक जाता है। वह प्लेटो के दार्शनिक विचारों में खोया रहता है अथवा हैरिंगटन द्वारा वर्णित ओशियाना के अमर गणराज्य पर चिंतन करता है। इमैनुअल कॉलेज कैम्ब्रिज में कठोर अध्ययन करने के पश्चात जॉर्ज डायर ने रहने तथा खाने के साथ 8 पाउंड प्रति वर्ष के वेतन पर एक पूर्ण झक्की स्कूल मास्टर के यहाँ उप शिक्षक के रूप में कार्य किया। डायर ने इस व्यक्ति की कई साल सेवा की, लेकिन कभी इस थोड़े से स्थायी वेतन का लगभग आधा हिस्सा भी नहीं मिला। जब कभी कभी उसकी गरीबी ने उसे बाध्य किया तो उसने अपने विनम्रता के स्वभाव के विपरीत बकाया धन की ओर संकेत किया, लेकिन वह कोई ध्यान नहीं देता था तथा धन के विरुद्ध लंबे थकाने वाले नैतिक भाषणों से परिचित कराता था। वो कहता था कि मालिक अपने सेवकों को क्षोभ के घोर पाप से दूर रखे तथा हमको भोजन व वस्त्र प्राप्त करने के पश्चात संतुष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ लैम्ब हमको डायर की सफलता के बारे में बताता है। अपने कठिन परिश्रम के बावजूद वह एक बिना व्यावसायिक सफलता का लेखक हुआ। उसका कठिन परिश्रम तथा ज्ञान दोनों ही प्रशंसा न करने वाले पुस्तक विक्रेताओं के लिए कम मूल्य पर बहुत ही तुच्छ कार्य करने में बर्बाद हुआ है। उसने कविताएं प्रकाशित की हैं जो बिकती नहीं हैं। डायर प्राचीन साहित्य में इतना समाविष्ट है कि वह आधुनिक रुचि की मांग को नहीं समझ पाया है। वह एक अच्छे गद्य का लेखक है। डायर किसी भी स्थान पर आनंदित होता है, लेकिन वह ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों जैसे स्थानों पर अधिक प्रसन्न होता है। बाथ, स्कारबोरो अथवा गैरोगेट जैसे स्थानों में उसकी कोई रुचि नहीं है। कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के पास बहती हुई कैम तथा आइसिस नदियाँ डेमेसस की सभी नदियों की अपेक्षा उसे अधिक प्रिय हैं। वह म्यूजिस हिल पार्नेसस पर हमेशा प्रसन्न रहता है। डायर के लिए कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय स्वयं पार्नेसस के समान है। जॉर्ज डायर उनके लिए एक पथ प्रदर्शक है जो इनमें से कोई विश्वविद्यालय देखना चाहता है। यहीं पर यह ऐसे समाप्त होता है। धन्यवाद। इस निबंध में जो जॉर्ज डायर नाम का व्यक्तित्व बताया गया है वो कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स लैम्ब ने खुद को जॉर्ज डायर के रूप में इमेजिन किया।